नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी एग्रीकल्चर नॉलेज के लिए तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है या हरियाणा एडीओ का मेंस का एग्जाम आप लोग लिखने जा रहे हैं या एएफओ के इंटरव्यू के लिए आप फॉलोअप कर रहे हैं या फिर नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबीएसओ यानी कि किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ ये उतना ही महत्वपूर्ण है उन किसानों के लिए या आने वाले यूथ फार्मर्स के लिए जो एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, एक रिसेंटली आईसीआर के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई है। आईसीआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मांगीलाल जाट भी इसके हिस्सा थे और इस स्टडी के अंदर यह पाया गया कि पिछले कुछ सालों में हमारी भारतीय मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो लगातार डिप्लीट हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और उसके साथ साथ उसके क्या मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कार्बन डिक्रीज होता जा रहा है, और साथ में यह भी पता चला है कि क्या इसके इंप्लीकेशंस हैं, क्या हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। ये सारी बातों के ऊपर आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये स्टडी रिसेंट है तो इसलिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ साथ में ये आने वाले समय के अंदर हमारे जो फ्यूचर फूड है उसके ऊपर एक खतरा भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि मिट्टी जो है ना वो ना कि केवल एक जस्ट नॉन लिविंग थिंग है, बल्कि ये हमारी आने वाले फ्यूचर लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्योंकि मैक्सिमम जो हम फूड आज कंज्यूम करते हैं वो इसी मिट्टी की देन है। तो इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, और आने वाले टाइम के अंदर हम कैसे उसको सुधार कर सकते हैं इसके ऊपर सारी बात जो है हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एक रिसेंट द हिंदू के अंदर भी इस खबर को आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए आज हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो, मेंस के अंदर अगर हम यूपीएससी मेंस की बात करते हैं या एचपीएससी एडीओ मेंस की बात करते हैं तो कैसे कौन क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ सकता है। जैसे व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन डिक्लाइन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। मतलब आपका जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन पिछले कुछ सालों में डिक्रीज हुआ है उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर और हमारे भारत की फूड सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारी मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर के बारे में हम लोग बात करते हैं, या कोई भी जो आपके लिविंग थिंग्स या प्लांट या जो भी हमारे कह सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स है, उनका जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उसके अंदर हम ये समझते हैं कि मैक्सिमम 60% या 65% के आसपास आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हमें देखने को मिलता है। जितना ये कार्बन हमारा एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से मिट्टी के अंदर डिपॉजिट होता चला जाएगा, उतना ही हम लोग ये मानते हैं कि हमारी सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक बढ़ता चला जाएगा। अगर ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्टॉक बढ़ता है तो इससे हमारी मिट्टी की जो हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ सकती है। और आप लोग जानते होंगे कि अगर यही ऑर्गेनिक कार्बन या ये कह सकते हो कार्बन अगर एनवायरनमेंट में रिलीज होता है तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो है वो आपका बढ़ता चला जाता है। इसीलिए इसी के साथ एक टॉपिक हम और रिलेट करते हैं जिसको हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन की फॉर्म प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसको क्या करना, एब्जॉर्ब करना। और उसके लिए हम लोग पौधों को लगाते हैं, यानी कि प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करती हैं जिसके द्वारा वो एनवायरनमेंट के अंदर जो कार्बन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो आपका प्लांट्स का या किसी भी जो आपके लिविंग थिंग्स है उनका जो डेड एंड डिकेइंग मैटर आप कह सकते हो या प्लांट का वेस्ट कह सकते हो, वो जब मिट्टी में डिकम्पोज होता है दैट इज कॉल्ड एज क्या, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। कंप्लीट फॉर्म नहीं है लेकिन उसका जो मैक्सिमम फॉर्म है वो क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन। तो अब इसके ऊपर क्या हुआ है कि रिसेंटली 8 साइंटिस्ट हैं आईसीआर इंस्टीट्यूट्स के, और उसमें डायरेक्टर जनरल जो कि अभी रिसेंटली डॉक्टर मांगीलाल जाट हैं वो भी इसके हिस्सा थे। और उन स्टडी के अंदर क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले बताता हूं कि ये स्टडी को आईसीआर के द्वारा कोऑर्डिनेट किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो कि भोपाल के अंदर इंस्टीट्यूट है। अब क्या किया, इस स्टडी के अंदर लगभग 2,54,316 सॉइल सैंपल लिए गए 620 डिस्ट्रिक्ट से और लगभग 29 स्टेट से, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से ये सैंपल जो है वो कलेक्ट किए गए थे। और इसमें यह पता चलता है कि हमारी जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है वो लगातार क्या हुआ है, पिछले कुछ सालों में डिक्रीज हुआ है। यानी कि लगातार डिक्रीज होने के साथ साथ यह भी समझना पड़ेगा कि यहां पर हमारी मिट्टी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी इसी का एक मेजर कारण जो है वो देखने को मिला है। और जहां पर भी ऑर्गेनिक कार्बन आपका ज्यादा है वहां पर डेफिशिएंसी कम देखने को मिली है, यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट है वो उस मिट्टी के अंदर ज्यादा देखने को मिली है जहां पर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है। अब इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जहां पर भी
सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन आपका कम होगा, वहां पर माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारा आयरन, जिंक, मैग्नीज, ये बोरॉन, कैल्शियम, ये सारे ही आपके न्यूट्रिएंट एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स आपकी मिट्टी के अंदर काफी हद तक डिप्लीट होते जाते हैं। और कई बार तो अब देखो किसान क्या करता है, किसान मैक्सिमम हम लोग फर्टिलाइजर्स के रूप में यूरिया, डीएपी जैसे फर्टिलाइजर या पोटास को मैक्सिमम यूज कर लेते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में तो किसानों को पता भी नहीं होता है। आजकल फिर भी एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम आप लोगों ने सुनी होगी, जिसके द्वारा मिट्टी की जांच करवाई जाती है और पता चलता है, जिसके अंदर कि 12 पैरामीटर की जांच की जाती है, जिससे पता चलता है कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट आपके डेफिसिट हैं और उनकी कमी है, तो उसको आप बाहर से अप्लाई कर सकते हो। तो फिर भी थोड़ा अवेयरनेस के कारण यह चीज पॉसिबल हो पाई है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें या फिर भी अगर आज के दौर में बात करें तो 80% किसान माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को यूज नहीं कर रहे हैं। वो केवल और केवल मेजर न्यूट्रिएंट्स को फोकस करते हैं, या केवल फर्टिलाइजर्स के रूप में यूरिया, डीएपी जैसे फर्टिलाइजर्स को मैक्सिमम प्रयोग में लाया जाता है, जो कि एक मेजर कारण बन जाता है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए जिस मिट्टी के अंदर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा वहां पर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, और जहां पर सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा है वहां पर माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके सफिशिएंट अमाउंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं यहां पर कि जैसे आपका एक जो सॉइल का डिग्रेडेशन है वो क्लाइमेट चेंज साइकिल को कैसे यहां पर अडॉप्ट कर सकता है, या फिर कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे हमारी मिट्टी के अंदर इरोजन होता है, मिट्टी के अंदर इरोजन यानी कि मिट्टी का अपर्दन, मिट्टी का कटाव, मिट्टी बह के या तो हवा के साथ या पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। तो इससे क्या होता है, एक तो मिट्टी एक्सपोज ज्यादा होती है, एक्सपोज ज्यादा होती है तो क्या होता है कि जो हमारा मिट्टी के अंदर किसी भी फॉर्म में कार्बन है वो ग्रीन हाउस गैस की फॉर्म में क्या होता है, एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाता है। अब जब ग्रीन हाउस गैस की फॉर्म में एनवायरमेंट के अंदर वो कार्बन रिलीज होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब मिट्टी का कटाव होता है तो उसके साथ साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस भी अकर करेंगे, और जो आपका कार्बन स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट था वो अब क्या होगा, एनवायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगा। और एनवायरमेंट में अगर रिलीज होगा तो अब ये आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगा, और ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगा तो अगेन यही टेम्परेचर हमारी सॉइल को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, और जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही आपकी सॉइल का, मिट्टी का अपर्दन और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होगा। इसीलिए जरूरी होता है कि हमारी मिट्टी के कटाव को रोका जाए। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मिट्टी का कटाव भी अगर हो रहा है ना, वो ना कि केवल हमारी मिट्टी का नुकसान कर रहा है, केवल किसान का नुकसान कर रहा है, वो हमारे ओवरऑल एनवायरमेंट को भी डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और अगेन वही आपका एनवायरमेंट फिर आपकी मिट्टी को, यानी कि पूरा का पूरा एक चक्कर है। और जब तक हम इस पूरे साइकिल को नहीं समझते हैं तब तक बहुत डिफिकल्ट होता है। और इवन दो आने वाले समय के अंदर वो एक चीज कहते हैं ना कि जब हम किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर हमें उसके इंप्लीकेशंस नहीं पता होते हैं, बहुत दूर या बहुत टाइम के बाद में पता चलता है कि भाई इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर हम आज भी चाहते हैं इस सिस्टम को कंट्रोल करना, या आपका आने वाले समय के अंदर एक सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम को आपका फॉलो अप करना, तो जरूरी है कि इस सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को और हमारे सॉइल के अंदर जो आपका कटाव है, सॉइल का जो इरोजन है, उसको कंट्रोल किया जाए। तो बताना चाहता हूं कि कुछ फाइंडिंग्स हैं, कुछ स्टडीज हैं जिसके अंदर यह पता चला है, सबसे पहला कि इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, कि इसकी वजह से हमारे कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को डिक्रीज करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको बताना चाहता हूं कि सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो आपका कहां, हायर एट द हायर एलिवेशन एंड लोअर इन द लो लैंड एंड डिक्रीज इन द हायर टेम्परेचर एज सीन इन राजस्थान, तेलंगाना, एंड रेनफॉल हैज द स्मॉलर इफेक्ट टू द टेम्परेचर एंड एलिवेशन। देखो अब एक बात समझना यहां पर कि क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर सोइल ऑर्गेनिक कार्बन वहां पर तो ज्यादा है जहां पर हाई एलिवेशन है, मतलब जो हायर एल्टीट्यूड रीजन है, जैसे हिली रीजन हम लोग कह सकते हैं, वहां पर तो आपका जो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन अमाउंट है वो ज्यादा है। और दूसरी तरफ जहां पर आपका लोलैंड एरिया है, जो प्लेन लैंड है, वहां पर सोइल ऑर्गेनिक कार्बन काफी कम देखने को मिला है। दूसरी तरफ जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है वहां पर सोइल ऑर्गेनिक कार्बन का अमाउंट जो है वो बहुत कम देखने को मिला है, लेकिन जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर सोइल ऑर्गेनिक कार्बन की अमाउंट ज्यादा देखने को मिली है। यानी कि आपका जो टेम्परेचर और जो आपका एलिवेशन है, ये दोनों ही, जैसे हम बात करते हैं हायर एल्टीट्यूड, तो हायर एल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया, जो हाइट्स पर आपके जितनी भी लोकेलिटीज या जितने भी रीजन्स प्रेजेंट है वहां पर ऑर्गेनिक मैटर भी क्या है आपका ज्यादा है, या ऑर्गेनिक कार्बन भी ज्यादा है। दूसरी तरफ जहां पर टेम्परेचर आपका क्या है, ज्यादा है, तो हाई टेम्परेचर के केस में आपका जो ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बन है वो क्या होगा, कम होगा। उसका कारण है क्योंकि एक तो ऑर्गेनिक मैटर जो है या ऑर्गेनिक आपका जो कार्बन होता है वो लगातार डिकम्पोज होता है,
जहां पर भी हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, और उसके कारण केमिकल रिएक्शंस आपकी फास्ट होती हैं और आपका ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे और ज्यादा डिक्रीज होता चला जाता है। और आने वाले समय के अंदर जो ऑर्गेनिक कार्बन से आपका ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक कार्बन की जो फॉर्म कन्वर्ट होकर और सॉइल के अंदर डिकंपोज होने वाली थी, उसी में आपका सर्वाइव करने वाली थी, वो अब जल्दी से क्या हो जाती है, हैसन हो जाती है और एनवायरमेंट के अंदर रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो वो एक प्रकार से अगेन हमारे एनवायरमेंट को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। तो वही बताया गया कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे कि राजस्थान के अंदर हम बात करें, तो उस रीजन के अंदर भी क्या है, मेजर कारण वहां पर यह देखने को मिला कि उस रीजन के अंदर आपका टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वहां पर ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी के अंदर कम देखने को मिला है। दूसरी तरफ इंपैक्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड क्लाइमेट चेंज, आपका जो फर्टिलाइजर है या जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसका क्या प्रभाव है हमारे मिट्टी के ऊपर। देखो आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि जो हमारा टेम्परेचर है उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या एक अलग एक्टिविटी है या सेम ही एक्टिविटी है। देखो सबसे पहले आपका क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि मौसम में बदलाव जो आपका होता है, और मौसम में बदलाव का सबसे बड़ा प्रभाव यहां पर हमें देखने को मिलता है कि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। और हम लोग अब समझ भी पा रहे हैं कि लगभग जो ग्लोबल लेवल का टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इसमें क्लाइमेट चेंज में मेनली यही फंडा हमें देखने को मिलता है कि या तो बारिश कहीं पर रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रही है या फिर रेनफॉल कहीं पर बहुत कम हो रही है, ठीक है, यानी कि कहीं पर फ्लड आ रहे हैं, कहीं पर आपका ड्रॉट पड़ रहा है। दूसरी तरफ टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। टेम्परेचर जब बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ चुकी है। इसके अलावा आपको पता होगा जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उसके साथ इरोजन भी लगातार क्या होता है, बढ़ता है। तो यहां पर आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि इन सबका इंपैक्ट जो है वो क्या करता है, हमारी मिट्टी के अंदर जो सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन है उसको भी डिक्रीज करने का काम करेगा। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि क्लाइमेट चेंज जो है ओवरऑल हमारे सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो अब कैसे हमारे मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन को डिक्रीज कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर का जितना यूज बढ़ेगा उतना ही ऑर्गेनिक कार्बन आपका कम होगा। उसका कारण क्या है, इसको आप ऐसे समझो, हमारे किसानों ने खासकर जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, यूपी यानी कि वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, या आप राजस्थान के जो हनुमानगढ़ और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है उन रीजन्स की बात करते हैं, तो अब इन रीजन्स में क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर्स का प्रयोग काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और फर्टिलाइजर का प्रयोग जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर या ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर वो आपकी कम होती चली जाएगी। और अगर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी तो हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, और उतना ऑर्गेनिक मैटर जितना कि हमारी मिट्टी के अंदर रिक्वायरमेंट है, जो रिक्विजिट है, वो भी अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर वो अप्लाई नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे उसकी जो अमाउंट है वो मिट्टी के अंदर डिक्रीज होती चली जाएगी। और अब हमारा जो फर्टिलाइजर अप्लाई किया जा रहा है वो नेगेटिव रोल कैसे प्ले करेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया में केवल क्या है, आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। अब यही नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या होता है, जब हम ज्यादा अप्लाई करते हैं तो हमारी मिट्टी के अंदर ये सारा का सारा पौधे के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाता, या तो ये क्या हो जाएगा, आपका लीचिंग लॉस हो जाएगा, यानी कि मिट्टी के अंदर ही आपके पानी के बहाव के साथ आपके ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, वहां पर जाकर नाइट्रेट पॉल्यूशन जो है वो कॉज करने का कोशिश करेगा, और जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम या मिथेमोग्लोबिनिया जो है वो आपका ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ क्या हुआ कि यही आपका नाइट्रोजन जो है वो जब डीनाइट्रिफिकेशन होगा, या ये कह सकते हो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के बाद जब डीनाइट्रिफिकेशन होता है तो नाइट्रोजन की फॉर्म के अंदर, अमोनिया की फॉर्म के अंदर, या नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है उसकी फॉर्म में एनवायरमेंट में चला जाएगा। या फिर ये यूरिया या डीएपी जिसके अंदर हमारा फास्फोरस प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, ये आपका फास्फोरस और नाइट्रोजन पानी यानी कि वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, जहां पर वाटर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एल्गी हैं उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज के ऊपर पूरा का पूरा एक ग्रीन कवर जो है वो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, और धीरे धीरे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती चली जाती है मिट्टी की। और ओवरऑल हम ये देखते हैं कि हमारा वाटर भी पॉल्यूट, उसके अंदर जो सरफेस ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन है वो देखने को मिल रहा है। पहले ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हुआ, फिर आपका सरफेस जो आपका रिवर्स के अंदर, पोंड्स के अंदर वाटर है आपका वो पॉल्यूट हुआ, और इसके साथ साथ एनवायरमेंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हुआ, और एज वेल एज इसके कारण हमारा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है वो भी मिट्टी के अंदर क्या हुई, डिक्रीज हुई, और डिपेंडेंसी हमारी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर कम होती चली गई। और धीरे धीरे हम लोग इसके ऊपर इतने आदी हो चुके हैं कि अब हमें लगता है कि फर्टिलाइजर अगर हमने कम यूज करना स्टार्ट कर दिया, रिकमेंडेड डोज से कम तो कभी नहीं यूज करेंगे, और हम लोग उससे ज्यादा अप्लाई करते चले जाते
जाते हैं और हरियाणा पंजाब जैसे स्टेट्स के अंदर तो 4-4 5-5 गुना रिकमेंडेशन डोज से अप्लाई किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा यहां पर बहुत ज्यादा यूज हो चुका है और ओवरऑल हमारी जो डिपेंडेंसी थी ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर वो कम होती चली गई। हमारे पास उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैन्योर्स अवेलेबल नहीं है और इसकी वजह से ही आज प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर भी कहीं ना कहीं मार पड़ती हुई दिख रही है या ऑर्गेनिक कार्बन आपकी मिट्टी के अंदर डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद इंपैक्ट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, देखो जहां राइस बेस्ड या पल्सेस बेस्ड सिस्टम है, अब देखो वैसे राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम बड़ा एक कंट्रोवर्सीज में रहता है कि भाई ये क्यों हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के अंदर तो बार बार ये जो है हाईलाइट रहता है कि भाई अब खासकर जैसे अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर आप लोग जानते हैं कि पराली के रेजिड्यू को जलाने को लेकर जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा भी बार बार जो है गाइडलाइंस आती है कि भाई ये इसके ऊपर रोक लगाई जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको लेकर जो है आपका बार बार क्वेश्चनिंग करता है। इसके अलावा जो दिल्ली गवर्नमेंट है वहां पर बार बार क्वेश्चनिंग होती है। लेकिन अब इसको समझना पड़ेगा कि ये जो राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है ये ऑर्गेनिक मैटर को हमारी मिट्टी के अंदर इंक्रीज कर सकता है। तो इस बात को ऐसे समझना कि जहां पर भी जो आपका राइस एक कह सकते हो कि कन्वेंशनल क्रॉप ग्रो करवाई जाती है, जैसे हमारे हरियाणा और पंजाब के अंदर राइस कभी भी कन्वेंशनल क्रॉप नहीं थी, यानी कि ये फसल हमारे यहाँ की नहीं थी। हमने इसको जोर जबरदस्ती या ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर यहां पर थोपने का काम किया और हमने उन रीजन्स के अंदर भी इसको अडॉप्ट कर लिया जहां पर इसकी जो सोइंग है वो हो तो सकती है, जहां पर प्लांटिंग हो तो सकती है, लेकिन एमएसपी के कारण हमने इसको और ज्यादा थोप लिया है अपने ऊपर। दूसरी तरफ क्या है कि जिन रीजन्स के अंदर इसकी ग्रोइंग होनी चाहिए, जहां पर इसकी कल्टीवेशन होनी चाहिए, वहां पर इसका प्रोडक्शन अगर किया जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जो इसका प्लांट रेजिड्यू है उसको अगर मिट्टी में मिक्स किया जाएगा तो ये ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज करने का काम करेगा। लेकिन हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसके रेजिड्यू कंप्लीटली बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा स्टेट हैं ये आपके एग्रेरियन स्टेट हैं, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर इकोनॉमी काफी ज्यादा डिपेंडेंट है और इनको राइस की तुरंत हार्वेस्टिंग के बाद आपका वीट की सोइंग करनी है या रबी सीजन की क्रॉप की सोइंग करनी है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर आपकी मिट्टी में ऐड ना होने की बजाय ये बाहर निकाल दिया जाता है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज ए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन इन द हरियाणा एंड पंजाब। और दूसरी तरफ ये ग्राउंड वाटर को लगातार डिप्लीट कर रहा है, जो कन्वेंशनल रीजन नहीं है, जहां पर आपकी पानी जो है वो केवल और केवल हम लोग ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है या जो हमारी कैनाल्स वाटर उनके ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से अब लगातार ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है कि ये जो पंजाब और हरियाणा के अंदर राइस बेस्ड जो सिस्टम है वो लगातार कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक कंडीशन के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसके रेजिड्यू को प्रॉपर्ली ऐड किया जाए मिट्टी के अंदर तो ये ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज कर सकता है। तो दोनों में जो कंट्रोवर्सी है ना, इसको जरूर समझना। दूसरा, हम पल्सेस बेस्ड सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो ये भी आपकी ऑर्गेनिक मैटर को इंक्रीज करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज करेगा और जिसकी वजह से आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज भी एनहेंस होगी। लेकिन आपका इसके साथ साथ में जो इरिगेशन है वो भी वहां पर क्या करेगा, इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। अब देखो, हेल्प द रिटेन द हायर ऑर्गेनिक कार्बन ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड द इरिगेशन। वहां पर क्या होता है, जहां पर भी हम राइस बेस्ड सिस्टम या फिर पल्सेस बेस्ड सिस्टम को फॉलो करते हैं वहां पर प्रॉपर एक तो ऑर्गेनिक कार्बन आपका मिट्टी के अंदर इंक्रीज होता है, दूसरा वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटीज आपकी बेटर रहती हैं और एज वेल एज इरिगेशन फैसिलिटीज जो है प्रॉपर अवेलेबल हो पाती है। दूसरी तरफ जो वीट बेस्ड सिस्टम या कोरस ग्रेन सिस्टम होता है, वीट या कोरस ग्रेन का जो सिस्टम है वहां पर ऑर्गेनिक कार्बन आपका कम देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑल सिस्टम। बात करते हैं कोरिलेशन विद द माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो देखो, मैंने अभी आपको कहा था कि ऑर्गेनिक कार्बन आपका जहां पर कम होगा वहां पर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी और जहां पर ऑर्गेनिक कार्बन आपका सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है वहां पर आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी या फिर वहां पर एक सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। दूसरा है कि की इंप्लीकेशंस, यानी कि अगर ऑर्गेनिक कार्बन आपका डिप्लीट होता है तो उसकी वजह से क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहला इंपैक्ट है कि सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है, वो कम होगी और उर्वरक क्षमता अगर कम होगी तो प्रॉपर हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, हमारी मिट्टी के अंदर अगर फर्टिलाइजर आपका या ये कह सकते हो न्यूट्रिएंट इंबैलेंस होगा तो उसकी वजह से हो सकता है कि एक न्यूट्रिएंट अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी उसके साथ में देखने को मिल सकती है और ओवरऑल हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है, जो सस्टेनेबिलिटी है, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा और यील्ड के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, यानी कि उपज भी आपकी क्या होगी, कम देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल हमने देखा कि हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो डिक्रीज होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, सॉइल का स्ट्रक्चर भी आपका खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है ना वो आपके सॉइल के ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर आपके जो बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं तीनों को
बैलेंस करने का काम करता है। उसके अंदर सॉइल के अंदर जो आपका स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस करने का काम करेगा, उसको जो है मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दूसरा, सॉइल के अंदर जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है जैसे पीएच है उसको बैलेंस करने का काम करता है, उसके लिए बफरिंग कैपेसिटी का काम करता है। और नेक्स्ट यहां अगर हम बात करते हैं तो सॉइल के अंदर जो आपकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं तो उनको भी एक प्रकार से प्रॉपर्ली आपका फूड और फीड अवेलेबल करवाने का काम करेगा, जिससे एक न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करता है ये आपका, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका अगर ये पॉसिबल नहीं होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज होगी और प्रोडक्टिविटी भी आपकी डिक्रीज होती नजर आएगी। फिर हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट आपका क्या होने वाला है। तो आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अब मिट्टी से कहीं ना कहीं रिलीज होगा। अगर हम आपके मिट्टी के सरफेस की बात करते हैं, अगर वो एक्सपोज्ड है तो उसमें से धीरे धीरे आपका कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन रिलीज होगा और आपकी मिट्टी जो है जो आपकी क्या है पुअर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसमें से हीट आपकी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। और इसके साथ साथ में जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है यानी कि उस पर्टिकुलर माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर वार्मिंग कंडीशन जो है वो होती नजर आएंगी या मौसम आपका गर्म होता हुआ नजर आएगा और उस पर्टिकुलर माइक्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। और मैंने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का तो ऑलरेडी बताया कि फर्टिलाइजर यूज हमारा बढ़ेगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, फार्मिंग रिस्क बढ़ेगा और इसके साथ साथ में जो कार्बन क्रेडिट जैसी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपकी मिस हो सकती हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तो आपका प्रॉफिट इंसेंटिव भी ओवरऑल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ये एग्रीकल्चर की जो सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर भी एक बड़ी मार होगी और बायोडाइवर्सिटी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्योंकि देखो अब जैसे मैंने आपको कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है वो प्रॉपर्ली आपके वर्क नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि एक माइक्रोबियल पॉपुलेशन आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए और उसकी स्पीसीज ही कंप्लीटली वहां पर अगर खत्म हो गई, विलुप्त हो गई या एक्सटिंक्शन हो गई, तो दूसरी स्पीसीज जो कि उसके ऊपर डिपेंडेंट थी वो भी लगातार डिक्रीज हो सकती है या कोई एक ऐसी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसके कारण एक इम्बैलेंस जो है हमारे इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी लगातार डिक्रीज होगी जो कि ओवरऑल हमारे इकोसिस्टम हेल्थ के लिए या ये कह सकते हो एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। दूसरी तरफ आपका जो एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी है उसके ऊपर एक बड़ी मार्क मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से हो सकता है। अब देखो इसको बचाने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम है या गवर्नमेंट आपके इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है या आपके नेचुरल फार्मिंग मिशन है या कार्बन क्रेडिट जैसी स्कीम्स हैं जिनको अभी प्रेजेंट टाइम में यूज किया जा रहा है कि भाई कैसे हम आपके ऑर्गेनिक कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं, जिनके अंदर ओवरऑल ये तो डायरेक्टली नहीं कहा जाता कि ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया जा रहा है लेकिन इसमें काफी चीजों को रिड्यूस किया जा रहा है। जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर आपका मिनिमम कॉस्ट के साथ या मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है। इसमें रिसोर्सेज की वेस्टेज को कम करने की कोशिश की जाती है और यह भी देखा जाता है कि रिसोर्सेज की वेस्टेज के साथ साथ इसमें किसी प्रकार का भी जो आपका इनपुट है वो बहुत ज्यादा हैवी डोज के साथ अप्लाई ना किया जाए, जिससे आने वाले समय के अंदर वो किसी रिसोर्स के लिए या बायोडाइवर्सिटी के लिए एक खतरा बनकर न सामने आए। तो ये चीजें यहां पर बहुत जरूरी हो जाती हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आपका है कि कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं। तो जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हमने जो प्रॉब्लम्स देखी उन्हीं के साथ में सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, तो वही सेम चीजें हैं, कोई अलग कहानी नहीं है। जैसे सस्टेनेबल क्रॉप मैनेजमेंट, आपका रेजिड्यू प्रॉपर मैनेज किया जाए। इसके अलावा हम क्रॉपिंग सिस्टम में कुछ बदलाव ऐसा करें कि जो हमारा जैसे ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं उनको बीच में लगा सकते हैं या हम ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करवाएं जिनके अंदर रेजिड्यू ज्यादा प्रेजेंट होता है। एक ऐसी क्रॉप हो जो आपकी डीप रूटेड है, एक आपकी शैलो रूटेड हो सकती है। इसके अलावा एक रेजिड्यू ज्यादा मेंटेन करने वाली हो सकती है, एक आपकी रेजिड्यू कम मेंटेन करने वाली हो सकती है। यानी कि क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, इनमें बदलाव किए जाएं और इनको लेकर प्रॉपर पॉलिसीज भी बनाई जाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज यहां पर हेल्प करेगी और जिससे हमारी मिट्टी के हेल्थ को इंप्रूव किया जा सकता है। एज वेल एज हम बैलेंस फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो जिसके अंदर आपकी जो गाइडलाइंस है, जो रिकमेंडेशंस है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिक्विजिट होने चाहिए, क्योंकि कई फार्मर्स या कई फील्ड्स के अंदर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वहां पर उतना अप्लाई नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ जो फर्टिलाइजर्स आपके मेजर फर्टिलाइजर है, डीएपी है, आपके जो यूरिया है, उनको हम ज्यादा अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी नजर आती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बैलेंस फर्टिलाइजर यूज को किया जाए यानी कि फॉलो अप किया जाए। और साथ में जो हमारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं फर्टिलाइजर के, जैसे हम बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर सकते हैं या आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑर्गेनिक और जो आपके मैन्योर्स, ग्रीन मैन्योर्स डिपेंडेंट जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको हम यूज करें, मैन्योर्स को यूज करें, ताकि जो आपका लगातार डिपेंडेंसी है हमारी केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर वो डिक्रीज हो। इसके अलावा हमने कहा था कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो क्रॉपिंग सिस्टम है, जैसे कि एसआरआई सिस्टम हो सकता है या हमारा डीएसआर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस सिस्टम हो सकता है, हैप्पी सीडर सुपर सीडर के साथ जो आपकी सोइंग
होती है आज, उनको हम यूज कर सकते हैं, जिससे आपका ऑर्गेनिक कार्बन या ऑर्गेनिक जो आपका मैटर है वो धीरे धीरे सॉइल के अंदर और ज्यादा हम लोग ऐड ऑन कर सकें। कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो कि आपको पता होगा प्रेजेंट टाइम में काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर डायरेक्ट इंसेंटिव दिया जाता है फार्मर्स को, जो भी अब नेचुरल फार्मिंग जैसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं। तो इसको हम प्राइवेट कंपनीज के साथ भी जोड़ सकते हैं, ताकि वो अपना कार्बन इमिशन करते हैं तो उनको किसानों के साथ जोड़ दिया जाए, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और ओवरऑल हमारा जो एनवायरमेंटल हेल्थ है या जो एग्रीकल्चर डिग्रेडेशन हो रहा था एनवायरमेंट का, वो काफी हद तक डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी, जैसे हम प्रेजेंट टाइम में आज डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, सोइल हेल्थ कार्ड डेटा को फॉलो कर सकते हैं, सैटेलाइट इमेज को यूज कर सकते हैं, वेदर डेटा को फॉलो कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर टाइम पर आपकी जो इरिगेशन को लेकर या डिफरेंट जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, उनको लेकर गाइडलाइन जारी की जाए, ताकि किसान समय पर अपनी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके और जो आपका इरोजन जैसी समस्याएं हैं बहुत ज्यादा हैवी फ्लड्स के कारण या बाकी और वेदर एब्नॉर्मलिटीज के कारण, तो उनसे आपकी फसल को बचाया जा सके। और इसके साथ में जो आपके मेजर यहां पर कोज हो सकते हैं या सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है, उनको भी आपका कम किया जाए। तो मेजर यहां पर यह है कि जो टेक्नोलॉजी है उनको भी यूज करें। इसके साथ जो हमारे प्रीवियस या ट्रेडिशनल मेथड्स थे जो इरिगेशन के, जैसे कि हम फ्लड इरिगेशन को फॉलो कर सकते थे, तो उनकी बजाय आज के टाइम पर जो वाटर कंजर्विंग मेथड है, जैसे कि आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप सिस्टम आपका चल रहा है, जिसके अंदर आपके जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए, जो कि प्रेसाइज्ड इरिगेशन सिस्टम के अंडर में आते हैं। उसकी वजह से आपका जो वाटर का यूज है वो कम होगा और रिसोर्सेज की वेस्टेज जो है वो कम से कम देखने को मिलेगी। इसके साथ पॉलिसी इंटीग्रेशन, जैसे यहां पर आपका सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट है, उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, परंपरागत कृषि विकास योजना है, इनके साथ भी जोड़ा जाए, जिससे हमारा जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन आज 0.25% है, उसको बढ़ाकर एटलीस्ट हम 2% या 2.5% तक लेकर जा सके। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आज प्रेजेंट टाइम के अंदर जो आपका पीएम किसान स्कीम है उसमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो यहां पर किसानों को कह दिया जाए कि अगर आपका ऑर्गेनिक कार्बन इंक्रीज होता है, उसमें प्रॉपर टेस्टिंग की जाएगी, सॉइल की जांच की जाएगी, और अगर ये कार्बन आपका बढ़ता है तो हम और ज्यादा आपको एडिशनल सपोर्ट करेंगे। तो जिससे आपका ऑर्गेनिक कार्बन अगर बढ़ेगा तो हमारी जो डिपेंडेंसी है फर्टिलाइजर्स के ऊपर, जो आपकी गवर्नमेंट के द्वारा फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जाती है, वो कॉस्ट कम हो जाएगी और उस कॉस्ट को यहां पर दे दिया जाए, तो एक प्रकार से वो कॉस्ट आपका नेग्लिजिबल ही हो रहा है, उसमें कम ही होता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहां पर ऐसी पॉलिसीज की जरूरत है, उनको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल किया जा सके। और अगर किसी प्रकार से और कोई समस्या यहां पर देखने को मिलती है तो किसानों को गाइड भी किया जाए, उनको एक्सटेंशन सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, जो आज हमारे इंडिया के अंदर ज्यादातर, इवन दो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा जानकारी रखता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो ऐसे ऑफिसर्स जिनके पास एक अधूरी जानकारी होती है, वो कभी भी किसानों को अच्छे से गाइड नहीं कर सकते। क्योंकि एक ऑफिसर अगर फॉर एग्जांपल वो आपका एंटो डिपार्टमेंट से है, पैथो डिपार्टमेंट से है, तो वो अपने फील्ड की जानकारी रखता है, उसको प्रॉपर आपका एक्सटेंशन सिस्टम के द्वारा पहले उनको ट्रेनिंग दी जाए, फिर उनको फील्ड में भेजा जाए और वहां की जो एक पर्टिकुलर रीजन की प्रॉब्लम्स है उनके अकॉर्डिंग उनको गाइड करके फिर वहां पर किसानों को ट्रेन किया जाए। केवीकेस वगैरह हमारे पास अवेलेबल है, उनमें किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि किसान उन ट्रेनिंग्स का फायदा ले सके और आने वाले समय के अंदर हमारे खेत की जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन को भी आपका इंक्रीज किया जा सके। तो ऐसे स्कीम्स तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि उनका इंप्लीमेंटेशन आज हमारे देश में नहीं हो पा रहा है। तो उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन डिक्रीज होता जा रहा है, क्यों ये महत्वपूर्ण है इस बात को समझना, इसकी वजह से क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं और कैसे हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो हमारे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन को लेकर थी, जो आईसीआर के स्टडी के बेस पर थी, और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार के और टॉपिक और करंट अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाले समय के अंदर हम किसानों के लिए और एग्रीकल्चर यूथ के लिए भी आपकी वीडियोस को लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज फॉलो और यूट्यूब चैनल, इसके अलावा हम बाकी सोशल मीडिया चैनल जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल हैं, या इंस्टाग्राम के अलावा आपका ट्विटर पर भी अवेलेबल है, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।